लोग कहते हैं कि लफ्ज़ों से क्या होता है। हालांकि देखा जाए तो लफ्ज़ ही माइल करते हैं, लफ्ज़ ही कायल करते हैं और ये लफ्ज़ ही होते हैं जो कि दूसरों को घायल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, यहाँ पे यूके में आने वाले जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना, आप लोगों को मैंने बताया कि उन सब की ये कोशिश होती है कि वो यहीं पे सेटल डाउन हो जाएं और कभी भी वापस ना जाएं। अब जी यहाँ पे जब रहना हो ना, तो फिर उसके लिए क्या है कि भी पाकिस्तानियों की ना, मतलब मोस्टली लोगों की यही ख्वाहिश होती है, यही कोशिश होती है कि हम यहाँ पे यूके में अपना एक घर ले लें। मतलब कि जब अपना एक घर हो जाएगा तो फिर क्या है कि ज़िंदगी यहाँ पे आसान हो जाएगी और यहाँ पे मतलब बसेरा जो है वो फॉर एवर रहेगा। अब जी घर लेना यहाँ पे यूके में हर बंदे का ड्रीम है। और इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिशों में ना लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी तगोदो करते हैं, बड़ी भागम भाग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और फिर कहीं जाके ना उनका ये ख्वाब पूरा होता है कि वो यहाँ पे यूके में अपना एक घर ले सकें। अब जी फैज़ान को यहाँ पे यूके में आए हुए कोई तकरीबन 10 साल हो चुके थे और फैज़ान का ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर गुजरात से था। मतलब कि भी वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक़ था। यहाँ पे आया, आके उसने ढेर सारी मेहनत की और यहाँ पे क्या कि भी उसने अपना पासपोर्ट तक हासिल किया। अब कोई उसको आए हुए ना 6 साल गुजरे थे जबकि फैज़ान की शादी हो गई और वो अपनी बीवी को भी यहाँ पे यूके में अपने साथ ले आया। अब दोनों मियाँ बीवी, पहले फैज़ान अकेला ये मतलब यहाँ पे जो स्ट्रगल की लाइफ थी वो गुजार रहा था और जब बीवी आ गई तो फिर उसके बाद क्या कि बीवी ने भी साथ में जॉब वगैरह करनी शुरू कर दी, क्योंकि फैज़ान का मेन टारगेट ये था कि वो यहाँ पे यूके में सेटल डाउन होना चाहता है। ये उसके दिमाग में कहीं दूर दूर तक भी तसव्वुर नहीं था कि मैंने पैसा कमाना है और कमाने के बाद अपने मुल्क वापस चले जाना है। अब जी फैज़ान और तानिया यहाँ पे यूके में ना, उन्होंने एक घर नहीं बल्कि एक कमरा रेंट पे लिया हुआ था और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि भी अगर एक रूम लेंगे तो ऑफ़ कोर्स उसका रेंट कम होगा और सेविंग्स ज़्यादा होंगी। क्योंकि वो अभी तो पहले उसकी दौड़ ये थी कि भी वो यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे अपनी जो है वो आईएलआर वो कंप्लीट कर ले। और जब उसके पास ये उसका सफ़र कंप्लीट हो गया ना, तो इस दौरान क्या था कि वो अपनी मुमकिन हद तक ना सेविंग्स कर रहा था और वो सेविंग्स इसलिए थी कि वो यहाँ पे यूके में अपना एक ड्रीम हाउस लेना चाहता था। और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट था, क्योंकि गुजरात में रहते हुए क्या कि भी घर जो था उसका बड़ा ही मतलब पुरसाने हाल ही था और इतने कोई घर के हालात अच्छे नहीं थे। खैर उसने यहाँ पे आके पैसा भी कमाया और अपने घर वालों को पीछे पैसे भी भेजता था ताकि वो घर के हालात बेहतर कर सकें। लेकिन अंदर ही अंदर से क्या था कि उसको ना एक तरह से मतलब जैसे इंसान को इरिटेशन फील होती है ना गंदे घरों से, वो वाली फीलिंग थी। और उसको ये था कि मैं यहाँ पे यूके में इतना खूबसूरत घर लूँगा कि बस मेरी ज़िंदगी के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ना, उनको मैं ये घर लेके ख़त्म करूँगा। अब जी चूँकि दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे थे और इस कंट्री में रहते हुए अगर दोनों मियाँ बीवी 9 टू 5 वाली जॉब करते हैं ना, तो फिर क्या है कि भई यहाँ पे सेविंग्स करना और डिपॉज़िट के लिए पैसे इकट्ठा करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहता है। क्योंकि आप की जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं और अगर मतलब शौहर की सारी इनकम जो है वो यहाँ के अखराजात पूरे करने में चली जाए, तो ये है कि भी जो बीवी कमा के लाती है ना, उसे आप एज ए सेविंग्स रख सकते हैं। अब जी फैज़ान ने बड़ी तगदो की, बड़ी मेहनत की और बीवी ने उसका साथ निभाया। और इसी दौरान उन्होंने क्या कि भी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अभी हमने कोई भी बेबी बॉर्न नहीं करना है, क्योंकि फैज़ान के जहन में ये था कि भी अगर हम मतलब अभी कोई बच्चा आ जाएगा ना हमारी ज़िंदगी में, तो क्या है कि अखराजात बढ़ेंगे और बोझ हमारे ऊपर ज़्यादा होगा और फैज़ान की बीवी जो है फिर उसको बेबी को संभालेगी, वो जॉब नहीं करेगी, तो इससे क्या है कि सेविंग्स कम होंगी। और सेकेंडली उसको ये था कि अभी हम लोग अपनी ज़िंदगी में जब तक सेटल डाउन नहीं ना हो जाते, उस वक़्त तक हम अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे।
खैर जी, अब चूँकि दोनों तगोदो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और इंसान जब मेहनत करता है ना तो उसका उसको फल ज़रूर मिलता है। अब जी फैज़ान पीछे भी पैसे भेजा करता था और यहाँ पे भी अपनी सेविंग्स वग़ैरह कर रहा था। अब जैसे ही उसका इंडेफ़िनिट हुआ ना, तो उसके बाद क्या कि भई उसने जितने भी अपनी जमा पूँजी इकट्ठी की हुई थी ना, उसको लिया और उसका मेन टारगेट चूँकि घर लेना था, तो इसलिए उसने सारी की सारी रकम जो थी ना वो डिपॉज़िट में दे दी। और यहाँ पे उसने मॉर्गेज के ऊपर ना अपना एक घर ले लिया। ये सारा जो भी चक्कर था ना उसको कंप्लीट करने में उसको कोई तकरीबन 12 साल का अरसा लगा था और मतलब कि उसकी बीवी ने भी उसके साथ आके 6 साल जॉब की। उसकी बीवी ने ना उसका बड़ा ही साथ निभाया और उसके ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं डाला था कि भी मुझे जो है ना वो मतलब अपनी फैमिली ग्रो करनी है या मतलब लोग मुझे बातें कर रहे हैं। जब भी उसने अपने ससुराल में पीछे फ़ोन करना तो ऑफ़ कोर्स ससुरालियों की सबसे बड़ी डिमांड यही होती थी, उसको पूछा जाता था, इनडायरेक्टली उसको ताने ही दिए जाते थे कि भी अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई औलाद क्यों नहीं हुई है। लेकिन वो चूँकि फैज़ान का यहाँ पे साथ निभा रही थी, अंडरस्टैंड कर रही थी कि भई यहाँ पे अगर हम लोग इन चक्करों में पड़ गए ना तो फिर कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम यहाँ पे स्टेबल हो सकें, हम यहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश हो सकें और हम यहाँ पे जो है ना वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुज़ार सकें। ख़ैर जी, अब 12 साल के बाद क्या कि भी फ़ैज़ान के पास तकरीबन 30 से 35 हज़ार पाउंड जो थे ना वो सेविंग्स के तौर पे मौजूद थे और उसने ये रकम जो थी वो एज़ ए डिपॉज़िट वहाँ पे दी और बैंक से यहाँ पे ना घर मॉर्गेज के ऊपर ले लिया। मोस्टली लोग यहाँ पे मतलब गोरे-गोरियाँ भी ऐसे ही करते हैं, पाकिस्तानी भी ऐसे ही करते हैं और इंडियंस जो आते हैं मतलब जो भी बंदा यहाँ पे आता है ना तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसके पास मिलियंस में पैसे हों और वो घर जो है वो कैश में बाय कर सके। तो यहाँ पे आसान तरीका घर लेने का यही है कि भी आप जितना भी पॉसिबल हो सकता है डिपॉज़िट दें और फिर उसके बाद घर जो है वो बैंक से मॉर्गेज पे ले लें। इसमें क्या होता है कि भी बैंक जो है वो आपके घर की जितनी भी कीमत होती है ना जो भी आपने पसंद किया होता है वो जो सेलर होता है ना जिससे आप घर बाय कर रहे होते हैं उससे ख़रीद लेता है और फिर आगे वो किस्तों के ऊपर ना आपको घर दे देता है। लेकिन क्या है कि आपको इस सारे चक्कर को पूरा करने में ना काफ़ी भारी इंटरेस्ट यानी कि सूद पे करना पड़ता है बैंक को। अब आपको पता है कि भी सूद जो है वो इस्लाम में हराम है। अब इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है जो कि इसको हराम करार दिया गया है और मना किया गया है कि भी आप इस तरह के सूद के लेन-देन के कारोबार में अपने आप को शामिल ना करें। इसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि भी तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे यूके में या मतलब अमेरिका में या कहीं पे भी बैरून मुल्क रहते हुए पाकिस्तानियों के पास या इवन दूसरे लोगों के पास भी इतनी भारी अमाउंट में रकम नहीं होती है कभी भी सारी ज़िंदगी कि वो कैश इन हैंड जो है वो घर बाय कर सकें। तो उलमा ने इस बारे में फ़तवा दिया हुआ है कि आप एक घर जो है वो ख़रीद लें मॉर्गेज के ऊपर और क्या है कि चूँकि आप लोगों ने इन कंट्रीज़ में रहना है और यहीं पे मतलब सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है, आगे आपके बच्चे भी यहीं पे रहने हैं, तो एक घर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप लोग ले लें। क्योंकि अगर आप लोग सारी ज़िंदगी रेंट के ऊपर रहेंगे, तो एक तो आप रेंट पे करते रहेंगे और दूसरा क्या है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह से कभी ना कभी एक ना एक दिन वो ज़रूर आता है जबकि आपका घर फ्री होल्ड हो जाता है और वो घर यानी कि उसके फुल मालिक आप बन जाते हैं और फिर उस घर में क्या है कि भी आगे आपके बच्चे भी रह सकते हैं। अब जी फैज़ान ने अपना ड्रीम हाउस यहाँ पे यूके में ले लिया और उसके बाद क्या था कि वो ना बड़ा फ़ख्र करता था, अपने आप को ना बड़ा सक्सेसफुल समझता था और समझता था कि उससे बड़ा मतलब तरक्की का काम ना इस दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। बड़ा मगरूर हो गया था वो घर लेने के बाद चूँकि इंसान ने काफ़ी अगर लंबा टाइम पीरियड गुर्बत देखी हुई हो ना और जब उसके बाद उसको कोई अचीवमेंट हासिल होती है तो क्या है कि वो उसके ऊपर नाज़ करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या है कि इंसान को ना अपनी औकात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। फैज़ान को ना एक बड़ी मतलब इरिटेशन फ़ील होती थी चूँकि वो गुजरात के इलाके से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ पे पता है आपको कि भी घर जिस तरह के होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ के और क्या कि भी वो ना यहाँ पे यूके में आने के बाद उसको ये था कि भी मैं ना किसी भी पाकिस्तानी एरिया की जो कम्युनिटी है ना वहाँ पे घर नहीं लूँगा और अंदर से थ्योरी उसकी क्या थी रीज़न ये बयान करता था कि अगर मैंने यहाँ पे गोरों के मुल्क में भी आके पाकिस्तानियों के ही साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे यहाँ पे
रहने का क्या फ़ायदा है। खैर जी, अब उसने ये जो घर अपना ड्रीम हाउस यहाँ पे यूके में लिया था ना, तो वो भी उसने अच्छा खासा फिरा, ढूंढ ढांड के उसने, जहाँ पे बड़ी ही क्वाइट सी एक कम्युनिटी थी और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गोरे ही रहते थे ना, वहाँ पे उसने अपना घर लिया। बड़ा मुतमईन था, बड़ा फ़ख्र महसूस करता था और पाकिस्तान ना कॉल कर कर के कभी तस्वीरें खींचनी, कभी वीडियोज़ बनानी, कभी कॉल करके अपने घर वालों को, दोस्तों को, इर्द गिर्द मिलने वाले जितने भी मतलब फैमिली के मेंबर्स होते हैं, हर बंदे को ना उसने कॉल करके अपना घर दिखाना और साथ में ये भी बताना कि मैंने यहाँ पे गोरों के मुल्क में रहते हुए इतनी तरक्की हासिल की है कि भी मैंने यहाँ पे अपना घर ख़रीद लिया है। पर ना जी, अल्लाह की लाठी भी बड़ी ही बेआवाज़ है। जब इंसान इस तरह की ओछी हरकतें करता है और दूसरों के दिल जलाने की मतलब एक्टिंग करता है ना, कि भी उसके पास जो चीज़ आ गई है उसको शो ऑफ करे, उसका दिखावा करे, तो फिर क्या है कि अल्लाह ताला ना आपको आज़माता है, कभी कोई चीज़ दे के तो कभी कोई चीज़ आपसे वापस लेके। अब जी, फैज़ान ना बड़ा ही मुतमईन था, बड़ा मतलब अपने आप में ना एक प्राउड ही फ़ील किया करता था कि भी मैंने यहाँ पे घर लेके बड़ी ही सक्सेस हासिल कर ली है। अब घर में शिफ्ट हुए हुए कोई तकरीबन 6 या 8 माह ही हुए होंगे, जबकि ना उसके घर का बॉयलर जो था वो ख़राब हो गया। अब आपको मैं यहाँ पे बात ये मेंशन करती चलूँ कि यहाँ पे अगर घर में बॉयलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर उसके ऊपर अच्छा खासा जो है ना वो खर्चा आता है। मतलब ये नहीं है कि भी सस्ते में ही ये बॉयलर से ही हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर आप रिपेयर करवाते हैं तब भी खर्चा आता है और मोस्टली लोग क्या है कि फिर इसको जो है वो न्यू ही बाय कर लेते हैं। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट में, हज़ारों में जो है ना वो पाउंड्स लगते हैं। अब ख़ैर चूँकि ब बॉयलर ख़राब हो चुका था और इस कंट्री में क्या है कि भई आप बॉयलर के बगैर घर में गुज़ारा नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दी इतनी होती है और गर्म पानी की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ घर में हीटिंग का सिस्टम भी जो है ना वो इसी बॉयलर के जो है ना ऊपर चलता है। तो इसलिए बॉयलर का घर में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको फ़ौरी जो था ना वो खड़े पैर इस बॉयलर को रिपेयर करवाना पड़ा और बहुत अच्छी खासी ना उसकी रकम इसके ऊपर स्पेंड हो गई। फिर जी मज़ीद कुछ और अरसा गुज़रा और घर लिए हुए कोई 2 साल ही अभी गुज़रे होंगे। स्टिल उसका यही बिहेवियर था, वो अभी भी 2 साल गुज़रने के बाद हर बंदे को फ़ोन करता था और महीने बाद कह लें या मतलब 15 दिन के बाद हर किसी को ना अपने घर के कोने-कोने की उसने तस्वीरें दिखानी, कभी वीडियोज़ सेंड करनी, कभी वीडियो कॉल करनी और कह लें कि भी गरीबों के ऊपर ना अपनी एक धाक बिठाने की कोशिश करनी। फिर जी खुदा की तरफ से करनी ऐसी हुई कि फैज़ान की जो जॉब थी ना वो चली गई और उसने जो था वो नई जॉब तलाश करनी शुरू कर दी। अब आपको पता है कि यहाँ पे यूके में जो है वो डे बाय डे हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। हर चीज़ का क्राइसिस चल रहा है, महंगाई का एक ताबड़तोड़ हमला जो है वो लोगों के सरों पे गिरा हुआ है और लोग जो हैं वो यहाँ पे जॉबलेस हो रहे हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है और अखराजात जो हैं वो बढ़ रहे हैं और लोग जो हैं हालात के साथ मीट अप नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। जॉब्स वाले लोगों को जॉबलेस इसलिए कर रहे हैं कि भी उनकी कंपनी को कम अखराजात जो हैं वो उठाने पड़ें। खैर अब फैज़ान जो था वो जॉबलेस हो चुका था और उसने बड़ी जॉब जो थी ना नई तलाश करने की कोशिश की, जगह-जगह पे अप्लाई किया। लेकिन जब इंसान की किस्मत में कुछ बुरा लिखा हुआ हो ना तो उसके आगे इंसान बेबस हो जाता है। अब उसको ना आपको पता है कि मॉर्गेज जो है एक मखसूस तारीख के ऊपर हर महीने जो वो रकम है ना बैंक आपके अकाउंट से निकालता है और जितनी भी आपकी मॉर्गेज फिक्स हुई हो तो अगर वो रकम वहाँ पे उस डेट को आपके अकाउंट में से ना निकल पाए, वो मौजूद ना हो, तो क्या है कि भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है बंदा और मतलब कि उसका जो पेमेंट है वो रिफ्यूज़ हो जाती है और बैंक वाले इस चीज़ का कंसर्न शो करते हैं। अब जी इसको फैज़ान को ना जॉबलेस हुए हुए कोई तकरीबन 4 माह हो चुके थे और घर की मॉर्गेज पे करने के लिए ना अब उसके पास मज़ीद पैसे नहीं बचे थे क्योंकि 4 महीने तो जॉबलेस होने के बाद क्या कि भी जो बीवी पैसे कमा रही थी और उससे घर के अखराजात भी चल रहे थे और थोड़ी बहुत जो सेविंग्स थी, पहले बॉयलर का ख़र्चा पड़ा और फिर उसके बाद जितनी भी सेविंग्स थी ना उससे उसने 4 महीने तो मॉर्गेज जॉबलेस होने के बावजूद पे ऑफ की। लेकिन अब क्या कि भी आगे मज़ीद उसके पास कोई और पैसे नहीं थे।
अब वो सोचे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और मज़ीद आगे उसको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ी उसने कोशिश की कि चाहे कहीं मुझे कैश इन हैंड जॉब ही मिल जाए, तो मैं मतलब अंदर से कोशिश ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर मेरे हाथ से चला जाए। क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से इस घर को हासिल किया था और ये उसका एक ऐसा सपना था जो कि पाया तकमील को पहुँच चुका था। अब उसका ना अपना ये सपना जो था वो डगमगाता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि आगे मज़ीद उसके पास जॉब नहीं थी और सोर्स ऑफ इनकम जो था वो इतना ज़्यादा, बीवी जो पैसे कमा के लाती थी वो नॉट इनफ थे कि उससे घर का मतलब खाने पीने का गुजारा भी चले। आखिर बिजली के भी बिल देने हैं, गैस और बाकी के बिल, कौंसल टैक्स और दीगर अखराजात जो हैं वो पूरे भी करने हैं। और साथ ही साथ क्या कि भी अच्छी खासी अमाउंट में ना 2000 प्लस जो थी ना उसकी मॉर्गेज हुई थी। और ये इतनी अच्छी खासी रकम जो थी हर महीने बीवी के पैसों, यानी कि वो जो भी कमाई कर रही थी उसके ऊपर पे ऑफ करना आसान काम नहीं था, क्योंकि उसकी बीवी जो थी मर के ही जो था ना वो 1500 पाउंड पर मंथ कमा के लाती थी। अब उसमें से आप खुद देख लें कि भी उन लोगों ने खाना पीना भी है, बाकी के बिजली के और बाकी के जो अखराजात हैं वो बिल्स वगैरह वो भी पे करने हैं। और साथ ही साथ अब 2000 प्लस यानी कि कोई 2200 के करीब या अगर 2400 के करीब उसकी मॉर्गेज है, तो वो किस तरह से पे ऑफ करेंगे। रकम का जो था वो डेफिसिट चल रहा था। फिर जी क्या कि भी इसी तरह से करते करते ना 3 महीने गुजर गए और फैज़ान को स्टिल कोई भी जॉब नहीं मिल सकी और 3 महीने तक क्या कि भी उनकी जो मॉर्गेज थी ना उसकी किस्तें बैंक को ना जा सकी। और आपको यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि जब 1 महीना आपकी किस्त ना जाए ना ये मॉर्गेज की, तो क्या है कि बैंक आपको वार्निंग भेजता है। जब दूसरा महीना ना जाए तो फिर अगेन एक वार्निंग लेटर आता है। और जब तीसरा महीना आपकी मॉर्गेज पे ऑफ ना हो तो फिर उसके बाद आपको जो है ना वो एक बैलफ भेज देते हैं कि आपके अब घर की नीलामी की जाएगी, क्योंकि आपने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी और जो आपने पैसे हर महीने हमें पे ऑफ करने थे वो आप उस पेमेंट को क्लियर करने में नाकाम रहे हैं। तो इसलिए अब बैंक इस चीज़ का मजाज है कि वो आपके घर की नीलामी करके वो रकम उसने जो कि आपके घर के ऑनर को दी थी ना आपके बिहाफ पे, वो अपनी उस रकम को वसूल कर सकें। और जी यूँ फैज़ान की अनथक मेहनतों के बावजूद और उसकी बड़ी कोशिश के बावजूद कि किसी तरीके से उसका घर बच जाए, लेकिन किस्मत का जो लिखा था उसे कौन टाल सकता था। और मॉर्गेज 3 महीने तक कंटिन्यूसली पे ऑफ ना होने की वजह से बैंक ने जो था उनका घर नीलाम कर दिया और उनको अगेन जो था उसी तरह से एक रेंट के कमरे में आके रहना पड़ा। और बड़ा ही मुश्किल टाइम था फैज़ान और उसकी बीवी के लिए कि भी उन्होंने इतनी मेहनत की, यहाँ पे इतनी स्ट्रगल की और सिर्फ 2 या ढाई साल के अरसे के अंदर अंदर वो दोबारा से उसी मुकाम के ऊपर आके खड़े हो गए हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। अब चूंकि वो यहाँ पे जॉबलेस हुए हुए उसको तकरीबन कोई 8 या 9 माह गुजर चुके थे और मज़ीद उसको आगे कोई नौकरी मिलने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। बीवी जो कुछ कमा के ला रही थी उसमें बामुश्किल अब उनका गुजारा हो रहा था। तो जी यूके में जो है ना वो मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बेसबाती का शिकार है। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को अपना नहीं कह सकते और ना ही आप इन चीज़ों की गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो खुशियाँ, जो अचीवमेंट्स और जो कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं वो फॉर एवर आपके पास रहेंगी। बेचारा फैज़ान हालात के हाथों मजबूर और कह लें कि भी किस्मत के आगे बेबस हो चुका था और अब वो उसी ज़ीरो पॉइंट पे आ गया था जहाँ पे कि उसने अपनी बीवी के साथ दोबारा से शुरू किया था। और ख़ैर अभी स्टिल क्या है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपनी जॉब तलाश करने के चक्करों में है कि उसको मिले और दोबारा से वो पैसे इकट्ठे करे और फिर कहीं पॉसिबल हो कि वो दोबारा से कहीं कोई घर ले सकें या कुछ इस तरह का चक्कर चले। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि फैज़ान और उसकी बीवी अगेन यहाँ पे बड़ा ही हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।